हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 26 के एमसीक्यूज़ को देखते हैं। और हम लोगों का पहला क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट्स एज टू द कॉज ऑफ डेथ आर रेलिवेंट व्हेन। पहला ऑप्शन, कॉज ऑफ दैट पर्सन's डेथ comes into question. Option B, person is alive and testifying. Option C, statement is in ordinary course of business. Statement D, or option 4, स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द पिक्यूनियरी इंटरेस्ट। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉज ऑफ दैट पर्सन डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। इसका रीजन ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन तब एडमिशिबल होता है जब डेथ स्वयं इशू में हो। क्वेश्चन नंबर 2, सच स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट। पहला ऑप्शन, वेदर made under expectation of death or not. Option B, only if made under expectation of death. Option C, only in criminal proceeding. Option D, only in civil proceedings. तो आइए अब हम लोग इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। डेथ की रीजन ये है कि डेथ की एक्सपेक्टेशन होना जरूरी नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट्स सभी प्रोसीडिंग्स में एडमिसिबल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट्स मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इंक्लूड। पहला ऑप्शन, एंट्रीज और मेमोरेंडा इन बुक्स केप्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑप्शन बी, फैमिली पेडिग्री इंस्क्रिप्शंस। ऑप्शन सी, पब्लिक राइट ओपिनियन। ऑप्शन डी, टुम्बस्टोन राइटिंग। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंट्रीज और मेमोरेंडा इन बुक्स केप्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। इसका रीजन ये है कि बिजनेस रिकॉर्ड्स तब एडमिशिबल होते हैं जब मेकर अवेलेबल नहीं हो, मीन्स जब मेकर अनअवेलेबल हो। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्नॉलेजमेंट रिटर्न और साइंड ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी, गुड्स, सिक्योरिटीज और प्रॉपर्टी इज। पहला ऑप्शन, रेलिवेंट फैक्ट। ऑप्शन बी, इररेलिवेंट फैक्ट। ऑप्शन सी, फैक्ट अगेंस्ट इंटरेस्ट ओनली। ऑप्शन डी, फैक्ट इन फैमिली पेडिग्री। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेलिवेंट फैक्ट। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम लोग ये देखते हैं कि रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट भी बिजनेस रिकॉर्ड्स के रूप में एडमिसिबल होते हैं। जो रिसिप्ट्स और एक्नॉलेजमेंट है वो भी बिजनेस रिकॉर्ड में एडमिसिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट्स अगेंस्ट पिक्यूनियरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट आर। ऑप्शन ए, रेलिवेंट फैक्ट। ऑप्शन बी, इररेलिवेंट फैक्ट। ऑप्शन सी, फैक्ट्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑप्शन डी, फैक्ट्स इन फैमिली पेडिग्री। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेलिवेंट फैक्ट्स। आइए हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। रीज़न ये है कि लोग नॉर्मली अपने ही इंटरेस्ट के खिलाफ झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स को रिलायबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट्स एक्सपोजिंग पर्सन टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और सूट फॉर डैमेजेस आर। ऑप्शन ए, रेलिवेंट फैक्ट। ऑप्शन बी, इररेलेवेंट फैक्ट। ऑप्शन सी, फैक्ट्स इन फैमिली पेडिग्री। ऑप्शन डी, फैक्ट्स इन फैमिली टोम्बस्टोन इज इनक्रिप्शंस। इनक्रिप्शंस। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेलिवेंट फैक्ट्स। इसका रीज़न देख लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो स्पीकर को क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी या फाइनेंशियल लॉस में डालते हों वो एडमिसिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट्स गिविंग ओपिनियन ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट और कस्टम आर रेलिवेंट व्हेन। ऑप्शन ए, मेड बिफोर कंट्रोवर्सी अरोज। ऑप्शन बी, मेड आफ्टर कंट्रोवर्सी अरोज। ऑप्शन सी, मेड इन फैमिली पेडिग्री। ऑप्शन डी, मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेड बिफोर कंट्रोवर्सी अरोज। तो आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन ये है कि डिस्प्यूट शुरू होने से पहले दी गई ओपिनियन को अनबायस्ड और रिलायबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सच स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट इफ। ऑप्शन ए, पर्सन
would have been likely to be aware of such right or custom. Option B, person have no means of knowledge. Option C, person was under expectation of death. Option D, person was in ordinary course of business. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, person would have been likely to be aware of such right or custom. तो आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं. एडमिसिबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि स्टेटमेंट्स देने वाले पर्सन के पास उस फैक्ट की जानकारी होने की संभावना थी या नहीं थी. आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन आर रेलिवेंट व्हेन. ऑप्शन ए, मेड बिफोर the question in dispute was raised. Option B, made after controversy arose. Option C, made against pecuniary interest. Option D, made in tombstone inscription. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा made before the dispute was raised. तो इसका जो है अब रीज़न ये देखते हैं. रीज़न ये है कि ऐसे स्टेटमेंट्स एडमिसिबल होते हैं यदि वो डिस्प्यूट शुरू होने के पहले दिए गए हों. क्वेश्चन नंबर 10. Such statements are relevant when person. Option 1. Option A, person making statement had special mean of knowledge. Option B, person had no knowledge. Option C, person was under expectation of that person. Option D, person was in ordinary course of business. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, person making statement had special mean of knowledge. इसका रीज़न ये होता है कि स्पेशल नॉलेज होने से स्टेटमेंट की ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ जाती है. क्वेश्चन नंबर 11. Statements relating to relationship. Statements relating to relationship between deceased person are relevant when contained in a. Option A, will, deed, family pedigree, tombstone, portrait. Option B, business books. Option C, pecuniary interest document. Option D, public right opinion. हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, will, deed, family pedigree, tombstone, portrait. आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं. इसका रीज़न ये है कि फैमिली रिकॉर्ड्स और इंस्क्रिप्शंस को ट्रेडिशनली एविडेंस माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 12. सच स्टेटमेंट मस्ट बी. ऑप्शन ए, बिफोर द क्वेश्चन इन dispute raised. Option B, after the controversy arose. Option C, in the ordinary course of business. Option D, against pecuniary interest. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट अरेज्ड. तो इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न हम लोग देख लेते हैं कि डिस्प्यूट शुरू होने से पहले बनाए गए फैमिली रिकॉर्ड्स एडमिसिबल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. स्टेटमेंट्स कंटेन्ड इन एनी डीड, will or document relating to transaction under section 11 are. Option A, relevant fact. Option B, irrelevant fact. Option C, fact against interest only. Option D, fact in ordinary course of business. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेलिवेंट फैक्ट्स. मीन्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल होते हैं क्योंकि उनका संबंध स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन से होता है. क्वेश्चन नंबर 14. Clause G covers document relating to per option transaction specified in the clause A of the section 11. Option B, family pedigree inscriptions. और ऑप्शन सी, पब्लिक राइट ओपिनियन. ऑप्शन डी, टोम्बस्टोन राइटिंग. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ द सेक्शन 11. आइए अब हम लोग रीजन देख लेते हैं. ऐसे डॉक्यूमेंट्स केवल वो डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल होते हैं जिनका रिलेशन सेक्शन 11 में गिवन ट्रांजैक्शन से हो. क्वेश्चन नंबर 15. स्टेटमेंट्स मेड बाय ए नंबर ऑफ पर्सन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और इंप्रेशन रेलिवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन आर. ऑप्शन ए, relevant fact. Option B, irrelevant fact. Option C, fact against interest. Option D, fact in family pedigree.
तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा रेलिवेंट फैक्ट। तो इसका रीजन ये देख लेते हैं कि जो कलेक्टिव एक्सप्रेशंस पब्लिक सेंटिमेंट्स को दिखाते हैं यदि वो इशू से रेलिवेंट हैं। कलेक्टिव एक्सप्रेशंस पब्लिक सेंटिमेंट्स को दिखाते हैं यदि वो मैटर से इन इशू से रेलिवेंट हो तो। क्वेश्चन नंबर 16, क्लॉज एच अप्लाइज व्हेन। क्लॉज एच किसका? सेक्शन 26 का क्लॉज एच अप्लाइज व्हेन। पहला ए ऑप्शन स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स और इंप्रेशंस रेलिवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन। ऑप्शन बी स्टेटमेंट इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑप्शन सी स्टेटमेंट इज अगेंस्ट पेक्यूनरी इंटरेस्ट। ऑप्शन डी स्टेटमेंट इज इन टॉम्बस्टोन इंस्क्रिप्शन। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस फीलिंग और इंप्रेशंस रेलिवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग इसका रीज़न देख रहे हैं। रीज़न ये है कि ग्रुप एक्सप्रेशन भी एडमिसेबल होते हैं यदि वो रेलिवेंट हो तो। ग्रुप एक्सप्रेशंस एडमिसेबल होते हैं अगर वो रेलिवेंट हो तो। क्वेश्चन नंबर 17, विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 26 कवर डाइंग डिक्लेरेशन। ऑप्शन ए सेक्शन 26 क्लॉज ए। ऑप्शन बी सेक्शन 26 क्लॉज बी। ऑप्शन सी सेक्शन 26 क्लॉज सी। ऑप्शन डी सेक्शन 26 क्लॉज डी। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेक्शन 26 क्लॉज ए। ये डील करता है डाइंग डिक्लेरेशन से। क्वेश्चन नंबर 18, विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 26 कवर बिजनेस रिकॉर्ड। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन 26 क्लॉज बी और दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन 26 क्लॉज सी। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन 26 क्लॉज डी। चौथा ऑप्शन है सेक्शन 26 क्लॉज एफ। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 26 क्लॉज बी डील्स विथ बिजनेस रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 26 कवर स्टेटमेंट्स अगेंस्ट पेक्यूनियरी इंटरेस्ट। पहला ऑप्शन है सेक्शन 26 क्लॉज सी। ऑप्शन बी है सेक्शन 26 क्लॉज ए। ऑप्शन सी है सेक्शन 26 क्लॉज बी। ऑप्शन डी है सेक्शन 26 क्लॉज एफ। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 26 क्लॉज सी। क्लॉज सी जो डील करता है वो पेक्यूनियरी इंटरेस्ट से डील करता है। तो लोग इसका शॉर्टकट बना सकते हैं याद करने के लिए, पिक PIC पिक। क्लॉज सी डील करता है पेक्यूनियरी इंटरेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 20, विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 26 कवर्स फैमिली पेडिग्री इंस्क्रिप्शंस। तो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 26 क्लॉज एफ। ऑप्शन बी है 26 क्लॉज बी। ऑप्शन सी है 26 क्लॉज सी। ऑप्शन डी है 26 क्लॉज डी। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 क्लॉज एफ। तो उसको याद करने के लिए बहुत इजी हो गया, हम लोग का कोड बन गया एफ से फैमिली पेडिग्री। क्वेश्चन नंबर 21, विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 26 कवर पब्लिक राइट ओपिनियन। पब्लिक राइट ओपिनियन किससे डील करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 26 क्लॉज डी। ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 26 क्लॉज ए। ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 26 क्लॉज बी। ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 26 क्लॉज एफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 26 क्लॉज डी। तो इसको याद हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पब्लिक राइट का है सेक्शन क्लॉज डी PRD। क्वेश्चन नंबर 22, विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 26 कवर कलेक्टिव एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग। तो ऑप्शन नंबर ये है ऑप्शन ए है सेक्शन 26 क्लॉज एच। ऑप्शन बी है सेक्शन 26 क्लॉज ए। ऑप्शन सी है 26 क्लॉज बी। ऑप्शन डी है 26 क्लॉज सी। तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 26 क्लॉज एच।
कलेक्टिव एक्सप्रेशन वो डील करता है क्लॉज एच से। आइए अब हम लोग इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहला इलस्ट्रेशन ये है, द क्वेश्चन इज whether A was murdered by B or A dies of injuries received in a transaction in the course of which C was raped. The question is whether C was raped by B, or the question is whether A was killed by B under such circumstances that a suit would lie against B by A's widow. Statements made by A as to the cause of his death, referring respectively to the murder, the rape, and the actionable wrong under consideration are relevant fact. Under which clause of section 26 is a statement made by A regarding the cause of his or her death relevant in the circumstances mentioned above? पहला ऑप्शन है सेक्शन 26 क्लॉज ए, सेक्शन 26 क्लॉज ए, और दूसरा ऑप्शन है 26 बी, तीसरा ऑप्शन है 26 सी, चौथा ऑप्शन है 26 डी। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 क्लॉज ए। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। इसका रीजन ये है कि सेक्शन 26 क्लॉज ए उन स्टेटमेंट्स को कवर करता है जो किसी पर्सन ने अपने डेथ के कॉज या सर्कमस्टांसेस के बारे में दिए हों। वो नॉर्मली डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है क्योंकि ए के स्टेटमेंट सीधे इस बात से संबंधित है कि ए की डेथ कैसे और क्यों हुई, इसलिए वो इस क्लॉज के तहत रेलिवेंट हो जाते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज एज टू द डेट ऑफ एज बर्थ an entry in the diary of deceased surgeon regularly kept in the course of business stating that on a given day he attended A's mother and delivered her a son is a relevant fact. The question is under which clause of section 26 is the entry of the deceased surgeon diary regarding the delivery of A's mother relevant? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए सेक्शन 26 क्लॉज ए, ऑप्शन बी सेक्शन 26 क्लॉज बी, ऑप्शन सी 26 क्लॉज सी, ऑप्शन डी सेक्शन 26 क्लॉज डी। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 26 क्लॉज बी। बी से हम लोग याद किए थे, बी से बिजनेस और एफ से था फैमिली पेडिग्री। तो जो सेक्शन 26 है अब इसका हम लोग रीजन देख लेते हैं। इसका रीजन ये है कि सेक्शन 26 क्लॉज बी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किए गए स्टेटमेंट्स को कवर करता है क्योंकि सर्जन अपने प्रोफेशनल वर्क के दौरान पेशेंट ट्रीटमेंट और उसके डिलीवरीज को नियमित रूप से डायरी में रिकॉर्ड करता था, इसलिए यह रिकॉर्ड रिलायबल और रेलिवेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज इन नागपुर ऑन ए गिवन डे। A statement in the diary of a deceased solicitor regularly kept in the course of business that on a given day the solicitor attended A at place mentioned in Nagpur for the purpose of conferring with him upon a specified business is a relevant fact. अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ये प्रोफेशनल डायरी entered by a deceased solicitor stating that he met A in Nagpur is relevant under which clause? हम लोग जान रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर भी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है 26 क्लॉज है, ये तो डाइंग डिक्लेरेशन से डील करता है। सेक्शन 26 क्लॉज एफ ये डील करता है फैमिली पेडिग्री से, और सेक्शन 26 क्लॉज जी सेक्शन 26 क्लॉज जी वो हम लोग आगे देख लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम लोग इसका रीजन देखते हैं। सर्जन के सर्जन के लॉग बुक के एक तरह ही यदि कोई लॉयर अपने बिजनेस मीटिंग को डेली डायरी रखता है तब तो वो भी सेक्शन 26 क्लॉज बी के अंतर्गत ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस में किया गया स्टेटमेंट माना जाएगा। जैसे कि हम लोग पहले सर्जन वाला एग्जांपल देखे हैं तो सेम एग्जांपल ये जो है लॉयर्स वाला भी उसी पे आधारित है। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
The question is whether a ship sailed from Mumbai harbor on a given day. A letter written by deceased member of the merchant firms by which she was chartered to their correspondents in Chennai, to whom the cargo was consigned, stating that ship sailed on a given day from Mumbai port is a relevant fact. A business letter written by a deceased merchant stating the departure date of the chartered ship is relevant under option A, section 26 clause A, ऑप्शन बी सेक्शन 26 क्लॉज बी, ऑप्शन सी सेक्शन 26 क्लॉज सी, ऑप्शन डी सेक्शन 26 क्लॉज डी। तो हम लोग जान इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 26 क्लॉज बी। इसका रीजन ये है, ये कॉमर्शियल लेटर बिजनेस पार्टनर्स के बीच शिपमेंट्स के संबंध में एक रूटीन कम्युनिकेशन था, इसलिए सेक्शन 26 क्लॉज बी के तहत रेलिवेंट है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिखा गया था। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर रेंट वॉज पेड बाय ए फॉर सर्टन लैंड। A letter from A's deceased agent to A saying that he has received the rent on A's account and held it as A's order is a relevant fact. अब क्वेश्चन देख लेते हैं। An acknowledgement letter by a deceased agent stating that he received rent money on behalf of his principal is relevant under which clause? तो इसका हम लोग जो करेक्ट आंसर होगा वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है सेक्शन 26 क्लॉज बी, ऑप्शन बी सेक्शन 26 क्लॉज सी, ऑप्शन सी सेक्शन 26 क्लॉज बी या सेक्शन 26 क्लॉज सी दोनों, और फिर सेक्शन ऑप्शन डी है सेक्शन 26 क्लॉज डी। तो हम लोग जान रहे हैं इसका आंसर दोनों हो सकता है, कोर्स ऑफ बिजनेस भी होगा और दूसरा क्लॉज सी में भी आएगा। ये कोर्स ऑफ बिजनेस जो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में भी है वो सेक्शन 26 क्लॉज बी में है, और ये जो एजेंट है, एजेंट के फाइनेंशियल इंटरेस्ट के बारे में जो बात किया जा रहा है वो सेक्शन 26 क्लॉज सी के बारे में भी दिया गया है। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, अंतर्गत आता है। पहला, ये एजेंट और प्रिंसिपल के बीच ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिखा गया है, स्टेटमेंट सेक्शन 26 क्लॉज बी, और साथ ही साथ ये स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट भी है सेक्शन 26 क्लॉज सी, क्योंकि एजेंट ये स्वीकार करता है कि उसके पास ए का पैसा है जो स्वयं पर फाइनेंशियल लायबिलिटी ले रहा है। मीन्स ये ऑप्शन, ये इसमें जो होगा क्लॉज बी और सी दोनों इसके अंदर आ गया, फॉल कर गया, तो इसका आंसर होगा बोथ। आंसर इसका होगा बोथ। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि वेदर ए एंड बी वेर लीगली मैरिड, द स्टेटमेंट ऑफ ए डिसीज्ड क्लर्जीमैन दैट he married them under such circumstances that the celebration would be a crime is relevant. Question number 6. Under which clause is the statement of a deceased clergyman admitting that he performed a illegal marriage ceremony relevant? तो पहला ऑप्शन है सेक्शन 26 क्लॉज बी, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 26 क्लॉज सी, सेक्शन 26 क्लॉज ई, दूसरा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 26 क्लॉज एफ। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 26 क्लॉज बी। सी से याद रखना है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, सी से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। सेक्शन 26 क्लॉज सी ऐसे स्टेटमेंट्स को कवर करता है जो स्पीकर को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस या डैमेज के लिए एक्सपोज करते हो। यदि कोई क्लर्जीमैन ऐसा अरेंजमेंट स्वीकार कर लेता है जो क्राइम बनता हो तो उसका स्टेटमेंट हाईली रिलायबल माना जाता है, क्योंकि लोग सामान्यतः झूठा अपराध स्वीकार नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मीन्स इलस्ट्रेशन 7। द क्वेश्चन इज वेदर ए a person who cannot be found wrote a letter on a certain day. The fact that letter written by him is dated on that day is relevant.
अब क्वेश्चन क्या है, द रिटर्न date on letter authorized by person authored by the person who cannot be found is relevant under which clause। और पहला ऑप्शन है सेक्शन 26 क्लॉज बी तो डील करता है बिजनेस से, सेक्शन 26 क्लॉज सी जो डील करता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से, और फिर ऑप्शन सी है सेक्शन 26 क्लॉज जी और सेक्शन 26 क्लॉज एच। तो हम लोग जान रहे हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेक्शन 26 क्लॉज बी, ये रूटीन बिजनेस में लिखा गया है। आइए हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। लेटर पर डेट लिखना डेली लाइफ और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इसलिए डॉक्यूमेंट पर लिखी हुई डेट को सेक्शन 26 क्लॉज बी के तहत ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ एंड बिजनेस का स्टेटमेंट माना जाता है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कॉज ऑफ wreck ऑफ द शिप, ए प्रोटेस्ट मेड बाय द कैप्टन whose attendance cannot be procured is a relevant fact। Question: a formal maritime protest document prepared by ship's captain who cannot be located explaining a shipwreck is relevant under पहला ऑप्शन सेक्शन 26 क्लॉज बी, सेक्शन 26 क्लॉज सी और सेक्शन 26 क्लॉज डी, सेक्शन 26 क्लॉज डी। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 26 क्लॉज बी, क्योंकि ये रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात करता है। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन ये है कि मैरीटाइम लॉ में प्रोटेस्ट एक स्टैंडर्ड लीगल स्टेटमेंट होता है जिसे कैप्टन समुद्र में इमरजेंसी या एक्सीडेंट के बाद रिकॉर्ड करता है। क्योंकि ये सी कैप्टन की रेगुलर ड्यूटी का हिस्सा है, इसलिए ये सेक्शन 26 क्लॉज बी के तहत ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेलिवेंट होता है। द क्वेश्चन इज whether a given road is a public way, a statement by A, the deceased headman of the village, that the road was public is a relevant fact। Question number 9. Under which clause is the opinion of a deceased village headman regarding the public status of a road relevant? Option A है section 26 clause B, option B section 26 clause C, option C है section 26 clause D, option D है section 26 clause E। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 26 क्लॉज डी। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। सेक्शन 26 क्लॉज डी के अनुसार डिसीज्ड पर्सन की पब्लिक राइट, जनरल कस्टम या मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में दी गई ओपिनियन रेलिवेंट होती है यदि वो किसी कंट्रोवर्सी शुरू होने से पहले दी गई हो। किसी विलेज हेडमैन की पब्लिक रोड के बारे में ओपिनियन देना यह बहुत एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है यहाँ पे। पर आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्राइस ऑफ अ ग्रेन ऑन अ सर्टेन डे in a particular market? A statement of the price made by a deceased business person in the ordinary course of business is relevant fact। Question number 10. A statement recording market price made by the deceased trader is relevant under option A section 26 clause A, option B section 26 clause B, option C section 26 clause C, option D section 26 clause D। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 26 clause B, क्योंकि कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान दिया गया है स्टेटमेंट। आइए हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन ये है कि मर्चेंट और ट्रेडर अपने बिजनेस के लिए डेली मार्केट रेट्स रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए किसी डिसीज बिजनेसमैन द्वारा मार्केट प्राइस का एक रिकॉर्ड एक स्टैंडर्ड कॉमर्शियल रिकॉर्ड माना जाता है और सेक्शन 26 क्लॉज बी के तहत रेलेवेंट होता है। आइए अब हम लोग दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए हु इज डेड वाज फादर ऑफ बी, a statement by A that B was his son is a relevant fact। Question 11. A statement by a deceased person acknowledging that someone was their child is relevant under the clause, which clause? पहला ऑप्शन है सेक्शन 26 क्लॉज सी और सेक्शन, फिर दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 26 क्लॉज ई, तीसरा ऑप्शन सेक्शन 26 क्लॉज एफ और चौथा ऑप्शन सेक्शन 26 क्लॉज जी। तो हम लोग का करेक्ट आंसर है सेक्शन 26 क्लॉज ई।
तो इसका करेक्ट रीजन क्या होगा? सेक्शन 26 क्लॉज ई जो बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, और जो रिलेशनशिप आएगा वो ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन से आ जाता है, और मेड बाय पर्सन हु हैड स्पेशल नॉलेज ऑफ दिस फैक्ट। तो आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन ये है कि सेक्शन 26 क्लॉज ई विशेष रूप से ब्लड, मैरिज या एडॉप्शन से संबंधित रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस के बारे में स्टेटमेंट्स को कवर करता है यदि वो किसी ऐसे पर्सन द्वारा दिए गए हों जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो, जैसे पेरेंट, और स्टेटमेंट डिस्प्यूट शुरू होने के पहले दिए गए हों। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज what was the date of birth of A? A letter from A's deceased father to a friend announcing the birth of A on a given date is a relevant fact. Question number 12. A personal letter from a deceased father to a friend announcing his child birth is relevant under पहला option section 26 clause B, option B section 26 clause E, option C section 26 clause F, option D section 26 clause G। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 26 क्लॉज ई, क्योंकि ई जो बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन। आइए अब हम लोग देख लेते हैं इसका रीजन। रीजन ये है कि भले ही ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ना होकर पर्सनल लेटर हो, लेकिन यदि वो फैमिली रिलेशनशिप या बर्थ डेट जैसे मैटर से संबंधित हो और उसे पेरेंट ने लिखा हो जिसके पास स्पेशल पर्सनल नॉलेज है, तो वो सेक्शन 26 क्लॉज ई के तहत रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर एंड व्हेन ए एंड बी वेर मैरिड an entry in a memorandum book by C, the deceased father of B, of his daughter's marriage with A on a given date is a relevant fact. Question number 13. An entry regarding her daughter's wedding date in a personal book, notebook kept by her deceased father is relevant under which clause? पहला ऑप्शन है सेक्शन 26 क्लॉज बी, दूसरा ऑप्शन सेक्शन 26 क्लॉज ई, तीसरा ऑप्शन सेक्शन 26 क्लॉज एफ, चौथा ऑप्शन सेक्शन 26 क्लॉज जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 26 क्लॉज ई। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। जैसे कि पहला पिछला एग्जांपल में हम लोग देखे थे बर्थ अनाउंसमेंट, यहाँ पे वैसे ही ये है कि यदि फादर अपने डॉटर के मैरिज की डेट और फैक्ट के बारे में कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन करता है तो फैमिली रिलेशनशिप हिस्ट्री के बारे में स्पेशल नॉलेज रखने वाला पर्सन का स्टेटमेंट माना जाएगा और ये सेक्शन 26 क्लॉज ई के तहत एडमिसिबल होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। A sues B for a libel expressed in a painted caricature exposed in a shop window. The question is as to the similarity of the caricature and its libelous character. The remarks of the crowd of the spectators on those points may be proved. तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 14, द इमीडिएट स्पॉन्टेनियस रिमार्क्स मेड बाय क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स रिगार्डिंग अ पब्लिक कैरिकेचर आर रेलिवेंट अंडर विच क्लॉज? पहला ऑप्शन है सेक्शन 26 क्लॉज डी, ऑप्शन बी है सेक्शन 26 क्लॉज एफ, ऑप्शन सी है सेक्शन 26 क्लॉज जी, ऑप्शन डी है सेक्शन 26 क्लॉज एच। तो करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 26 क्लॉज एच। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं कि सेक्शन 26 क्लॉज एच ऐसे स्टेटमेंट को कवर करता है जो किसी इवेंट के समय लोगों के ग्रुप द्वारा कलेक्टिवली व्यक्त किए गए फीलिंग्स या इंप्रेशन को दर्शाते हों। क्राउड की इमीडिएट और लाइव रिएक्शंस ये दिखाता है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स उस ऑफेंसिव ड्राइंग को कैसे समझ रहे थे, इसलिए ये ग्रुप एक्सप्रेशन सेक्शन 26 क्लॉज एच के तहत रेलिवेंट हो जाता है। तो थैंक यू गाइज यहाँ तक बने रहने के लिए। आज हम लोग का इस सीरीज़ में सेक्शन 26 का MCQs कंप्लीट हो गया है और हम लोग आगे के जो सेक्शन हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।